हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था एनसीईआरटी साइंस का क्लास 10 के लिए, ठीक है। तो आज ये हमारा जो है ना चौथा वीडियो है, ठीक है। हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर जो है डिस्कस कर लिया है और ये तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है धातु और अधातु। बहुत ही आसान चैप्टर है लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है ना। बहुत बार तो कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम को टारगेट नहीं किया है। मैंने सिर्फ क्लास 10 लेवल तक टारगेट किया है, इसलिए क्योंकि आपका जो एग्जाम आने वाला है वो अच्छे तरह से निकले और आप अच्छे से एक एक चीजों को अच्छे से करके आए। इसलिए मैंने सारी चीजें यहाँ पे स्टेप वाइज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आज का ये पूरा सेशन, ठीक है। देखिए क्या है धातु और अधातु। पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर धातु और धातु है क्या। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे हम लोग मनुष्य हैं, जंतु हैं, इन सबको क्या होता है कि अलग हम डिफाइन कैसे करते हैं कि ये मनुष्य है, ये जानवर है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, कैसे करते हैं उनके स्ट्रक्चर को देख करके, ठीक है ना। उनके गुणों को देख करके, उनके संरचना, उनके गुणों आदि को देख करके हम कहते हैं कि ये आदमी है, ये जंतु है, ठीक है ना, ये जानवर है। और ये मतलब कि हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज उनको गुण को देखते हैं कि आखिर हमारे अंदर क्या है, 2 हाथ, 2 पैर, 2 नाक, 2 मुंह। लेकिन कुछ ऐसा जरूर हमारे अंदर है जो औरों से क्या करता है, हमें अलग बनाता है, ठीक है। उसी प्रकार धातु और अधातु को हम इसी आधार पे हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। देखिए क्या है धातुओं के जो गुणधर्म है उसके बारे में जरा हम चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है धातुओं का गुणधर्म, कह रहा है सबसे पहला कि धातुओं के अंदर एक चमक होती है, ठीक है ना। अगर धातु शुद्ध रूप में है तो उसमें क्या होती है, एक प्रकार की चमक होती है जिसको हम कहते हैं धात्विक चमक, ठीक है ना। क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, धातु जो होता है उसके अंदर कुछ कठोरता भी होती है। धातु जो होता है कठोर भी होता है, लेकिन अलग अलग प्रकार की जो धातुएं होती हैं उनकी कठोरता भी क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप सोडियम पोटेशियम की बात करेंगे तो उनकी कठोरता काफी ही कम होती है, जिनको हम चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब बात करते हैं यहाँ पे आघात वर्धनीयता की। आघात वर्धनीयता आखिर है क्या। आघात वर्धनीयता एक ऐसा गुण है जिसको हम क्या करते हैं, धातु को पीट करके उसको हम जो है थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं। और ये आघात वर्धनीयता और तन्यता, तन्यता अगर मैं आपको बता दूं, आघात वर्धनीयता में सोना और चांदी, ठीक है, सोना और चांदी इन दोनों की आघात वर्धनीयता काफी अच्छी मानी जाती है। इनको पीट करके हम किसी भी आकार में ला सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। अब देखिए क्या है तन्यता क्या होती है। धातुओं में तन्यता भी एक ऐसा गुण होता है जिसको हम क्या करते हैं, खींच करके, फैला करके हम उसको लंबा भी कर सकते हैं। और इसमें आपको गोल्ड, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, थोड़ा सा जान करके आश्चर्य होगा कि सोना एक ऐसा धातु है जिसमें सिर्फ 1 ग्राम सोने को हम 2 किलोमीटर तक जो है लंबा तार में हम उसको खींच सकते हैं, ठीक है, ये सोना धातु को। तो इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा, आपकी एनसीईआरटी भी ऐसा ही कुछ कहती है। अब देखिए क्या है, ये 2 चीज आवश्यक क्यों है धातुओं के लिए। ये 2 चीज जो आवश्यक है धातुओं के लिए, आघात वर्ध्यता और यहाँ पे तन्यता, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी धातु को इन 2 गुणों के रूप में, ठीक है ना। अगर किसी धातु में ये 2 गुण है, यानी चूंकि धातु सारे धातु में ये 2 गुण मिलते हैं आपको, ठीक है ना, तो इनकी वजह से हम करते क्या है, धातुओं को अपने अनुसार कुछ स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, उसको बदल लेते हैं। जिस टाइप का हमें स्ट्रक्चर चाहिए धातुओं का, उस रूप में बदलने के लिए हमें इन 2 गुणों का होना धातुओं में बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। कौन सा, एक होता है आघात वर्ध्यता और तन्यता, ठीक है। आपको ये भी पता चल गया कि आघात वर्ध्यता मतलब कि फैलना। देखते होंगे कि जो लोहार वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, लोहे की चादर को पीट पीट करके क्या करते हैं, एक आकार दे देते हैं। या फिर सुनार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोने को भी क्या करते हैं, थोड़ा सा हल्का हल्का पीट के एक आकार देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या होता है, धातुओं को अपने अनुसार बदलने के लिए, एक आकार देने के लिए क्या होता है, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी होती हैं, आघात वर्ध्यता और तन्यता, ठीक है। ये बता दी मैंने। आघात वर्ध्यता क्या होता है, सबसे अधिक होता है आपका सोना और चांदी का। और तन्यता क्या होता है, सबसे अधिक सोने का होता है, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि अगर 1 ग्राम सोना है तो आप 2 किलोमीटर लंबा क्या होता है, तार उसको खींच सकते हैं, ठीक है। इतनी इसकी तन्यता होती है। अब आते हैं, ये धातु क्या होते हैं, उष्मा के सुचालक भी होते हैं। धातु उष्मा के सुचालक भी होते हैं। और आपको जो उष्मा के सुचालक मिल जाएंगे, कौन सा, सिल्वर और कॉपर, ठीक है, सिल्वर और कॉपर। लेकिन कॉपर से भी अधिक क्या होता है, सिल्वर, चांदी। कॉपर से भी अधिक क्या होता है, इस चांदी के अंदर होता है। लेकिन हम अपने घरों में क्या करते हैं, चांदी के तो तार यूज नहीं कर सकते, क्योंकि चांदी थोड़ा सा महंगा होता है, ठीक है ना, कॉपर की तुलना में। इसलिए हम क्या करते हैं, कॉपर भी थोड़ा अच्छा सुचालक होता है, लेकिन वो चांदी की तुलना में अच्छा नहीं है।
ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, अपने बजट के हिसाब से, हमारे बजट के हिसाब से ये चांदी से क्या है, सर्वोत्तम है, ठीक है ना। इसलिए हम कॉपर को ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि कॉपर में क्या होता है, कॉपर और चांदी के अंदर उष्मा के ये अच्छे सुचालक होते हैं, ठीक है ना। उष्मा के भी और क्या है आपके विद्युत के भी। अब देखिए क्या है, लेड तथा मरकरी जो है कुचालक होती है। अब जरा ध्यान सुनिएगा, मैं क्या बताना चाहता हूं। जैसे कि धातुओं के अंदर धातु उष्मा की सुचालक होती है, धातु उष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है। लेकिन इनमें एक और चीज आ गया, लेड, ठीक है ना। लेड और मरकरी, जिसको हम पारा मरकरी यानी कि पारा बोलते हैं, लेड यानी कि शीशा होता है, ये भी एक प्रकार के धातु होते हैं। लेकिन होता क्या है, इन दोनों, ये दोनों जो होते हैं धातु होते हुए भी इनके अंदर कुचालकता होती है, ठीक है ना। देखिए जैसे कि धातुओं का मैंने ये सारा गुण आपको मैं बताया, मनुष्य के अंदर भी क्या होता है, सारे गुण होते हैं। लेकिन क्या होता है, हर मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ जो है डिफरेंट टाइप की जो एक आध जो चीजें होती हैं, एक्सेप्शन होता है उनके अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए धातुओं के अंदर भी ऐसा होना बहुत ही आम बात है कि कुछ धातु जो है, यानी कि सभी धातुएं क्या है, उष्मा के सुचालक हैं, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसी धातुएं हैं जो क्या है, लेड और मरकरी कुचालक होती हैं, यानी कि ये उष्मा की सुचालक नहीं है। आप इसको याद जरूर रखेगा। मैंने उसको रेड मार्कर से इसलिए लिख दिया है कि आपको ये याद रहे कि क्या होता है, लेड और मरकरी जो है ये उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, न कि सुचालक, ठीक है। आगे जरा हम देखते हैं यहाँ पे, अब क्या दिया गया है आपका, हाँ गलनांक भी अधिक होता है इनका। क्या होता है, गलनांक भी अधिक होता है। लेकिन आपको एक बात जान के आश्चर्य होगा कि गलनांक भी हर धातुओं का जो है अलग अलग होता है। हाँ ये बात और है कि ये अधातुओं की तुलना में क्या होता है, इनमें गलनांक ज्यादा होती है, ठीक है ना, अधिक होता है। यानी कि इनको गलाने के लिए आपको अत्यधिक ताप की जरूरत पड़ती है, इसलिए क्या होता है कि इनकी गलनांक जो है अधिक होता है। अब बात करते हैं इनमें ध्वनिक की होता है। ध्वनिक मतलब क्या होता है, अगर धातु कठोर होता है, अगर उससे हम किसी चीज से टकराते हैं, जैसे अगर हम हथौड़ा से उस पर वार करते हैं, किसी चीज से वार करते हैं, तो उनकी जो एक आवाज होता है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है ना, जो कि क्या करता है, औरों की तुलना में उनको अलग बनाता है। बात समझ आई। अब देखिए, अब इनमें कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं, बात समझ आई, कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं। और बात करते हैं ये सारी जो है धातु के, ठीक है, ये सारे क्या है, धातुओं के गुणधर्म है, ठीक है। जो धातुओं की गुणधर्म है और जिस तत्व में ये गुणधर्म आपको न मिले उनसे हम कहते हैं अधातु। जैसे कि ऑक्सीजन है आपका, हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये सारे क्या होते हैं, आपके अधातु में आ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपवाद की। आखिर इनमें कुछ अपवाद भी तो होगा। देखिए अपवाद क्या है, मरकरी द्रव अवस्था में, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, मरकरी ही एक ऐसा, यानी कि पारा, मरकरी को मैंने बताया ना, पारा, मरकरी ही एक ऐसा धातु होता है जो कि द्रव्य अवस्था में होता है, ठीक है। बाकी सारे जो धातु होते हैं आपको ठोस अवस्था में मिलेंगे, लेकिन मरकरी क्या होता है, आपको एक द्रव्य अवस्था में मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो ये क्या होता है, एक एक्सेप्शन के रूप में। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है कि कौन सी जो धातु है द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो है आपकी मरकरी, यानी कि पारा, ठीक है, पारा है आपका। अब बात करते हैं गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम की बात करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे गैलियम और सीजियम का जो गलनांक है वो बहुत कम होता है। मैंने आपको बताया कि क्या होता है, धातुओं का जो गलनांक होता है उच्च होता है, ठीक है ना। लेकिन अपवाद में क्या है, गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम का क्या है, यहाँ पे गलनांक जो है काफी कम है, ठीक है, बहुत ही कम होता है। इसलिए कहते हैं ये भी क्या है, अपवाद में हम इसको रख सकते हैं। बात समझ आ रही है। अब देखते हैं आगे, आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या है, चमकीली है। मैंने बताया कि धातुओं में क्या होती है, धातु अगर शुद्ध रूप में होता है तो चमकीली होती है। लेकिन अगर वो चमकीली है, सारी धातुएं अगर चमकीली हैं तो अधातु चमकीली नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीली है, जो कि क्या करता है, एक अपवाद उत्पन्न करता है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे हीरा की कठोरता। हमने क्या बताया, हमने बताया कि धातु में कठोरता होती है, लेकिन हीरा एक क्या होता है, कार्बन का अपरूपक है। हीरा कार्बन का अपरूपक होने के साथ साथ ये अधातु है, ठीक है, और अधातु होने के साथ साथ ये कठोर भी है। और विश्व का सबसे कठोर चीज अगर माना जाता है तो हीरा माना जाता है, ठीक है। सबसे कठोर तत्व क्या होता है, हीरा होता है। तो क्या हीरा धातु है? नहीं, धातु नहीं है, ये क्या है, एक अधातु है। इसलिए हम इसको भी कह सकते हैं ये एक अपवाद है, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। यानी कि मैंने अभी बताया आपको, विद्युत का अगर ये सुचालक होता है ग्रेफाइट, तो ये भी क्या होता है, एक अपवाद है। इसलिए अपवाद है क्योंकि सारे यहाँ पे धातु होते हैं ना, ये सुचालक होने चाहिए थे, लेकिन ये अधातु होते हुए भी, क्योंकि ग्रेफाइट भी क्या है, ये भी एक कार्बन का जो है अपरूपक होता है, और ये क्या है आपका, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ठीक है।
अब बात करते हैं आगे क्षारीय धातु। ठीक है, क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या है ना, मैंने बताया क्षारीय धातु के बारे में। जो क्षारीय धातु मैंने आपको क्या बताया कि धातु जो होते हैं कठोर होते हैं, काफी कठोर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये एक ऐसे धातु हैं, इस प्रकार के धातु हैं, इतने नम्य है ना कि इनको हम चाकू से काट सकते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है, तो आपको सीधे कहना है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। क्या बोलना है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम चाकू से काटी जा सकने वाली क्या है, ये धातुएं हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा यहाँ पे धातु के बारे में, ये क्या था, ये इनके क्या थे कि भौतिक गुणधर्म थे। जैसा कि आपकी एनसीईआरटी, देखिए मैं आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ, ठीक है ना। और ज्यादा इसमें अगर मैं कंपटीशन के लिए पढ़ा था, क्योंकि मैं जो है मैथ का टीचर हूँ और मैथ भी बढ़िया पढ़ाता हूँ और मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है, इसलिए मैं थोड़ा सा फिजिक्स भी बहुत अच्छे जानता हूँ, साइंस के बारे में मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, थोड़ा सा मैं आपको नहीं चाहता कि मैं दूसरी चीजें आपको बताऊं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं धातु अगर ऐसे पढ़ाना चाहता तो कुछ और भी चीजें मुझे ऐड करना था। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आपकी एनसीईआरटी जो कहती है हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ें, ठीक है ना, जिससे कि आपका एग्जाम भी अच्छे से चल जाए और आपको समझ में अच्छे से आए, ठीक है। और ज्यादा लेट ना करते हुए आपको मैं छोटा छोटा वीडियो प्रोवाइड करूं और आप जो है अच्छे तरह से सारी चीजों को, एक एक चीजों को समझें और वहां पे नोट बना लें और एग्जाम टाइम में जाते हुए इन सारी चीजों पर क्या करें, वहां पे लिखना जरूर आप स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है धातुओं के रासायनिक गुण, क्योंकि चूंकि क्या है ना, देखिए दोस्तों मैंने मैथ के बहुत सारे वीडियोस मेरे हैं, बहुत सारे हमारे बच्चे हैं वो बोल रहे थे सर जी इस पे वीडियो बनाइए, हम लोग जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे, क्योंकि मैं ऑफलाइन कोचिंग भी करता हूँ, ठीक है, ऑफलाइन भी मैं पढ़ाता हूँ, तो वहां पे बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे कहा कि सर इस चीज को भी बनाइए। मैं एनसीईआरटी का मैथ का भी वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो चूंकि क्या है, मैं एक ही वीडियो बना पाता हूँ रोजाना, क्योंकि मेरे पास उतनी टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी ज्यादातर पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, चाहता हूँ कि आप लोगों तक वीडियो पहुंचे और जो बच्चा स्कूल में जाके नहीं पढ़ सकता है उसको भी समझने का यहाँ पे मौका मिले, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे अब देखेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म देखेंगे, अभी तक हमने क्या देखा था, ये भौतिक गुणधर्म थे उसके, ठीक है ना। लेकिन रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, देखिए अगर धातु को अगर ऑक्सीजन के साथ अगर क्रिया करता, कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो वो क्या बनाएगा, धातु का ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, धातु का ऑक्साइड बनाता है। धातु अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, धातु ऑक्सीजन के साथ अगर क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, धातु का ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। धातु का ऑक्साइड यानी कि जैसे यहाँ पे कॉपर एक धातु है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रही है तो क्या बना रही है, कॉपर ऑक्साइड, जो कि क्षारीय होते हैं, ठीक है ना। अक्सर जो धातु के ऑक्साइड जो बनते हैं ना वो क्षारीय प्रकृति के बनते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड को छोड़ करके, ठीक है, एल्यूमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड हैं वो क्षारीय प्रकृति के नहीं होते हैं, ये उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, यानी कि क्षारीय भी होते हैं और अम्लीय भी होते हैं। और जो धातु क्षारीय भी है अम्लीय भी है उसको हम कहते हैं उभयधर्मी, ठीक है ना, उभयधर्मी। यानी कि एल्यूमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड होते हैं इनको, ये क्या होते हैं, क्षारीय भी होते हैं अम्लीय भी होते हैं, यानी हम इनको कह सकते हैं ये उभयधर्मी है। तो इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा, इसलिए मैंने इसको रेड मार्कर से लिखा है, ठीक है ना। जरूर आप ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, क्योंकि छोटी छोटी गलती हम करते हैं, छोटे छोटे चीज को हम अगर छोड़ देते हैं तो वो थोड़ा सा हमें क्या होता है, दिक्कत होता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने एक एक पॉइंट जो है आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है मैंने लेके आया यहाँ पे, और आप यहाँ पे वीडियो बस आप देखते रहिएगा, वीडियो सारा चीज क्लियर होगा। मैं कहता हूं आपसे कि आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है ना। बस देखिए यहाँ पे अब क्या है, धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना, जैसा कि यहाँ पे क्या बना, धातु का ऑक्साइड, यानी धातु जो है ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, यहाँ पे धातु का ऑक्साइड बना रहा है। और धातु का ऑक्साइड बन रहा है लेकिन कैसा बन रहा है, क्षारीय प्रकृति का बनता है, ठीक है ना। लेकिन अपवाद में है एल्यूमिनियम और जिंक, क्योंकि ये क्षारीय भी होते हैं और क्या होते हैं, अम्लीय भी होते हैं, इसलिए कहते हैं इनको उभयधर्मी। आगे चलेंगे तो देखेंगे धातु के जो ऑक्साइड बन रहे हैं, धातु के जो ऑक्साइड बन रहे हैं वो जल में अघुलनशील है, यानी जल में ये घुलते नहीं है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है। क्या अपवाद है, देखिए जरा, सोडियम का ऑक्साइड और पोटेशियम का ऑक्साइड को छोड़ करके, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, जल में घुलनशील हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील है और ये क्या करते हैं, जल में घुलने के बाद ये क्षार बनाते हैं, ठीक है ना। क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं।
आगे देखते हैं यहाँ पे। और ये जो पोटेशियम और सोडियम के बारे में बता रहा हूं ना, ये ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से क्रिया करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ऑक्सीजन और सोडियम जल्दी ही आग पकड़ लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? सोडियम और पोटेशियम ये जल्दी से आग क्यों पकड़ लेते हैं? अगर इनको हम क्या कर देना, हवा में ऐसे खुला छोड़ देना, इतना तेज ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे, जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है ना उससे इतना तेज क्रिया करेंगे, ये तुरंत क्या होगा, आग पकड़ लेगा। इसलिए पोटेशियम और सोडियम को हमेशा केरोसिन में रखते हैं, ठीक है ना, जिससे कि ऑक्सीजन वहां तक न पहुंच पाए और ये क्या है, ये आग न पकड़े, जल्दी ये क्रिया न कर पाए, ठीक है ना। तो अगर देखिए क्या है कि बहुत सारे जो धातु होते हैं ना ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे क्रिया करते हैं, धीरे धीरे क्रिया करेंगे, ठीक है ना। जैसे भी लोहा भी होता है, ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे क्रिया करके वो संक्षारण होता है, ठीक है ना, होता है, ये सब प्रकृति जानते हैं। लेकिन पोटेशियम और सोडियम बहुत तेज क्या करता है, आग पकड़ लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ये क्या करता है, बहुत तेजी से क्रिया करता है, ठीक है। आते हैं आगे हम लोग, यहाँ कह रहा है धातुओं का जल से क्रिया। अब देखिए अगर धातुओं का जल से क्रिया कराएंगे तो क्या परिणाम निकलता है, ये देखें जरा। अगर धातु का जल से क्रिया होता है तो क्या होता है, यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है ना। यानी अगर धातु क्या होता है, धातु अगर जल के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालती है। इस चीज पे आप जरूर फोकस करिएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस निकालती है, धातु जल के साथ क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकालेगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे जरा, हाइड्रोजन गैस तो निकाले, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन भी आप देखिएगा, धातु के अम्लों के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे ये तो हो गया, धातु के अम्लों के साथ अभिक्रिया थोड़ा हम देखते हैं यहाँ पे, धातु के अम्लों के साथ अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे धातु जो है अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो भी क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकालती है, ठीक है ना। धातु अम्ल के साथ अगर क्रिया करता है, वो भी कैसे अम्ल, तनु अम्ल, ठीक है ना, तनु अम्ल के साथ, ठीक है ना। धातु जो है तनु अम्ल के साथ अगर क्रिया करता है तो क्या होता है, यहाँ पे लवण और क्या निकलते हैं आपके, हाइड्रोजन निकलते हैं। क्या निकलते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। हमें बेसिकली क्या करना है, इस हाइड्रोजन पे क्या करना है, मार्क करना है, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस पे ज्यादा ध्यान देना है। क्यों, मैं बता रहा हूं, देखिए क्या है ना कि जब भी कोई भी धातु अगर क्या करता है, तनु अम्लों के साथ अगर क्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन गैस निकालता है। लेकिन कॉपर जो है ना वो तनु HCl के साथ क्रिया नहीं करता है, ये याद रखिएगा। अम्ल में HCl के साथ कॉपर जो है अभिक्रिया नहीं करता है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और क्या है, हमने क्या बताया, धातु जो है ना अम्लों के साथ घुल करके क्या होता है, हाइड्रोजन देता है। लेकिन एक अम्ल आपका है ऐसा है जो आपका क्या करता है, हाइड्रोजन गैस नहीं देने देता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एक अम्ल आपका कौन सा है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। क्या है, नाइट्रिक एसिड एक ऐसा है, नाइट्रिक अम्ल एक ऐसा अम्ल होता है जो धातुओं के साथ क्रिया तो करता है लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। मैंने क्या बताया आपसे, धातु अगर तनु अम्ल के साथ अगर क्या होता है, क्रिया करता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। लेकिन आपको याद रखना है कि नाइट्रिक अम्ल यानी कि आपका जो नाइट्रिक एसिड है वो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है धातुओं के साथ क्रिया करने के पश्चात, ठीक है ना। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करता है ना कि हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके उसको जल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना। किसमें परिवर्तित कर देता है, जल में परिवर्तित कर देता है। इतना इसमें ऑक्सीकरण होता है ना, ऑक्सीकरण के द्वारा हाइड्रोजन को क्या करता है, ये ऑक्सीकृत कर देता है। और जब हाइड्रोजन ऑक्सीकृत हो जाता है तो क्या होता है, वो जल में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जो नाइट्रिक एसिड है वो हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करता है धातुओं के साथ क्रिया करने के बाद, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें जो है आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं सक्रियता श्रेणी की, ठीक है ना, कि कोई धातु कितना सक्रिय है, ठीक है ना, कितना उसकी क्रियाशीलता अधिक है, कितना कम है, ये चीजें होती है सक्रियता श्रेणी, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे कि सबसे अधिक से सबसे कम की तरफ चलेंगे, ठीक है ना, सबसे अधिक से सबसे कम की तरफ चलेंगे, ठीक है। सबसे अधिक सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक सक्रिय कौन होता है, सबसे अधिक जो है अभिक्रियाशील, ठीक है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या होता है, पोटेशियम होता है, उससे कम सोडियम होता है, उससे कम क्या होता है, कैल्शियम होता है, उससे कम मैग्नीशियम होता है, उससे कम जो है एल्यूमिनियम होता है, उससे कम जिंक होता है, फेरस होता है, उससे कम आपका लेड होता है, उससे कम हाइड्रोजन होता है, उससे कम कॉपर होता है, उससे कम क्या होता है आपका मरकरी होता है, आपका फिर सिल्वर आता है। लेकिन सबसे कम जो अभिक्रियाशील होता है वो होता है कॉपर, ठीक है। आपको जो है, सॉरी कॉपर नहीं, ये आपका सोना, ठीक है, सोना होता है, ठीक है, Au। आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पे जो आपका पोटेशियम है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है और सबसे कम कौन है, सबसे कम कौन है, सबसे अधिक और सबसे कम आप जरूर याद रखिएगा, कुछ याद रहे न रहे। सबसे अधिक पोटेशियम है और सबसे कम क्या है आपका Au यानी कि गोल्ड है, ठीक है, सोना है, सबसे कम अभिक्रियाशील होता है।
तो मुझे लगता है कि इतना जो भी चीज मैंने आपको बताया, एक बार आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है ना। और ये सारा चीज जो होता है ना आपके एनसीईआरटी में ही है। हम पढ़ते समय क्या होता है ना, ये छोटी छोटी चीजों को हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने सारा चीज आपका यहाँ पे क्लियर किया है, ठीक है ना। आइए जरा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे जब धातु और अधातु क्रिया करते हैं तो कैसे होता है, ठीक है ना। आइए अगला आपका टॉपिक है धातु और अधातु का क्रिया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूं, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, ये जो सारी चीजें मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आप जरा नोट बना के रखिएगा और एग्जाम से पहले जो है ना, अभी तक आप वीडियो देखते रहिएगा। आप खाने जा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, खाने बैठ रहे हैं, थोड़ा सा खा लिए हैं, आप वीडियो देख लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका पूरा जो है तैयार हो जाएगा, ठीक है। जब देखिए क्या होता है ना, पढ़ने लिखने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सुनना। अगर किसी चीज को आप सुनते हैं वो जल्दी आपका क्या होता है, सुनते हैं देखते हैं वो जल्दी ही आपके क्या होता है दिमाग में बैठ जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। आइए हम लोग जरा देखते हैं धातु जो होता है और धातु और अधातुओं की अभिक्रिया, ठीक है। धातु और अधातुओं की अभिक्रिया कैसे होती है, ठीक है ना। धातु और अधातु, ठीक है ना। अधातु, धातु और अधातु की क्या की अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है ना। ये कैसे, आखिर ये कैसे अभिक्रिया करते हैं जरा देखते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। दो एग्जाम्पल किसका लेंगे, पहला एग्जाम्पल लेंगे हम किसका, Na+Cl, Na+Cl। ये क्या होता है, क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपका NaCl बनाते हैं। लेकिन कैसे बनाते हैं जरा देखिएगा। चूंकि क्या है ना कि Cl के बाहरी कोष में, चूंकि ये आप 9 में पढ़ चुके हैं इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो आपका एनसीईआरटी अभी यहाँ पे आपके क्लास 10 में कह रहा है वहीं तक मैं सीमित रहूंगा, ठीक है ना। Cl के जो बाहरी कोष में होते हैं ना, वो होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। लेकिन इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अपना कोष भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। ऐसा क्यों, देखिए जरा। इसका जो होता है ना, इसका जो होता है आपका 17 होता है, ठीक है ना। इसके जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 17 होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। तो आपको पता है कि अगर हम कोष भरना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अगर हम कोष भरना स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है कि K L M N आपने नियम पढ़ा होगा कुछ इस प्रकार से, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, ठीक है। ये आपका होता है चौथा कोष, पढ़ा होगा ना आपने। इसमें होता क्या है, इसको कहते हैं K L M N, ये पढ़ा होगा आपने 9 में। देखिए मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूं और इसके बारे में थोड़ा सा आप समझिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, पहले कोष में इलेक्ट्रॉन कितना भरेगा, दूसरे कोष में कितना भरेगा, तीसरे में कितना भरेगा, चौथे में कितना भरेगा, वो डिपेंड करता है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है ना। N क्या है, कोषों की संख्या है। तो पहले कोष में कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो N बराबर 1 2 3 और 4। पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, कोषों की संख्या है N, ठीक है ना। अगर मैंने क्या किया, 2 गुणे 1 रखा, 1 का स्क्वायर बराबर 2, यानी कि पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भर गए, 2 इलेक्ट्रॉन भरे। कितने इलेक्ट्रॉन भरे, 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। दूसरे कोष में 2 गुणे 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, हो जाएगा टोटल 8, यानी दूसरे में 8 भरा। मैंने क्या बताया, जो क्लोरीन का क्या होता है परमाणु क्रमांक, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 17 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेगा क्लोरीन का परमाणु, ठीक ना, परमाणु क्रमांक, ठीक है ना। क्रमांक कितना होता है, ये होता है आपका 17 होता है, ठीक है ना। तो 17 कैसे भरेगा, पहले में तो 2 भर गया, दूसरे में क्या हो जाएगा, 8 भर जाएगा, दूसरे में क्या हुआ, 8 भर गया। लेकिन अभी भी तो क्या हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन भरे ना, अभी तो 7 बच ही रहा है, 7 बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो जरा एक बात बताइए, अब अगला क्या होगा, क्योंकि 2 तो कोष भर गए हैं, 3 रखेंगे, 3 तिली के कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुणे 3 का स्क्वायर, 3 तिली के 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। लेकिन आपने नियम पढ़ा होगा कि 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, लेकिन क्या होगा ना कि जो बाहरी कोष में ना वो 8 ही इलेक्ट्रॉन पूरा भरते हैं, 8 ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पूरा भरते हैं। कब तक, जब तक उसके बाद क्या होता है, अगले कोष में इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट हो जाता है। जब वहां पे 8 भर जाएंगे तब जो है पिछले वाले में क्या होता है, यहाँ पे फिर ये आगे बढ़ना स्टार्ट होता है। यानी कि हमें क्या है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या होगा कि हमें जो सबसे बाहरी वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी, 8 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, जरूरत होगी। लेकिन क्लोरीन के पास अभी कितना बच रहा है, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना इसमें, और इसको अष्टक पूरा करने के लिए मैंने बताया है न्यूनतम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसको अष्टक पूरा करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन हो कितना रहा है, 7 ना, वो तो 7 रहा है,
क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, वैसे क्या होता है, सोडियम का जो होता है ना परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक होता है आपका 11। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। जब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होगा तो जरा देखिएगा, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरे में 8 भरेंगे, अब तीसरे में क्या होगा, तीसरे में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन भरेगा। ठीक है ना, जब तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन भरेगा यानी कि उसका अष्टक अभी खाली है ना, अष्टक खाली है कि नहीं, क्योंकि तीसरे में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, बाकी उससे पहले के 2 क्या है, 2 कोष भरे हुए हैं। ठीक है, अब देखिएगा जरा यहाँ पे, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं। ठीक है ना, थोड़ा सा अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, मैं इसको देख रहा हूं थोड़ा सा आगे की तरफ। आप देखिए है क्या, क्लोरीन जो है 2, 8 और 7, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था इसको। इसके पास क्या है, इसका जो परमाणु क्रमांक था 11 था ना, इसके पास यानी 2, 8 और उसके बाहरी वाले में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी बाहरी कोष में इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाकर के क्या होगा, ये पूर्ण होगा। लेकिन इसको तो 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन अपने बाहरी कोष में करने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए क्या होगा कि ये इसके बाहरी कोष में देखिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है ना, वो बाहरी कोष वाला इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है, जो कोष भरा हुआ है ना उसको नहीं दिखाया जाता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे मैंने 7 आपको दिखाया ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, ये बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और यहाँ पे एक जो है आपका सोडियम के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन देखिए जरा यहाँ पे, अगर ये क्लोरीन देगा ना, क्लोरीन अगर इसको 7 इलेक्ट्रॉन देगा तब न जाके इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होगा। ठीक है ना, तब न जाके इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होगा। बताइए, अब 7 को देगा इसको तब जाके इसको होगा। लेकिन क्लोरीन क्या कहेगा, दे ना यार, तू तो एक ही देगा, हमारा पूरा हो जाएगा। क्लोरीन क्या कहेगा, अरे बेवकूफ हवा, तुम एक काम करो, तुम अपना एगो दे दो हमको, हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा अष्टक, और तुम्हारा तो उसके बाद क्या होगा, पूरा रहेगा ही। तो क्या करता है, ये जो सोडियम है ना, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसको ट्रांसफर कर देता है। अब जरा देखिएगा, जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके पास क्या हुआ, 2 और 8। ये जब ले गया इसका 1 इलेक्ट्रॉन तो 2 8 और 8 हो गया। अब देखिए क्या हो गया, जब 2 8 8 हो गया तब यहाँ पे क्या हुआ, इसके भी बाहरी कोष में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूरा हो गया। और इसके भी बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या हो गया, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। और क्या हो गया, ये समीकरण बन गया क्या आपका, NaCl। बात समझ में आई। अब जाके बना क्या, NaCl। तब क्या कहेंगे, जो NaCl वो क्या है, उदासीन है। ठीक है ना, चलिए मुझे आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है ना, एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी ने दिया है। देखिए जरा, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है ये। ठीक है ना, अब देखिए क्या है, अब अगला आपका दे रहा है ना कि मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम पे कितने होते हैं, मैग्नीशियम के बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, मैग्नीशियम के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं ऐसे दिखाता हूं। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे देखिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैग्नीशियम के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं क्या करूं, एक क्लोरीन के साथ इसकी क्रिया कराऊं तो क्लोरीन में, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जरा देखिएगा यहाँ पे, एक क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोष में, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है ना, इसलिए मैं उसी का उदाहरण फिर से दे रहा हूं। 7 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोष में, तो इसको लेने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। लेकिन फिर भी जनाब के पास 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अब तो ये लेगा नहीं, क्योंकि इसका तो अष्टक पूरा हो गया, अब क्यों लेगा इससे। ठीक है ना, तो क्या करेगा, ये कहेगा ना, ये को और दोस्त बुला लेगा अपना, कहेगा एक काम करो, तुमको भी चाहिए था ना 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है, आ जाओ तुम भी, और तुम भी ले लो। ठीक है ना, एक क्लोरीन ये क्या करेगा, और बुला लेगा। ठीक है ना, क्या करेगा, एक क्लोरीन जो है और बुला लेगा। तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन थे बाह्य कोष में, जरा देखिएगा यहाँ पे, तो बाह्य कोष में 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि क्लोरीन के बाहरी कोष में होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये भी क्लोरीन अब जो है इसका भी ले लेगा, और ये जो है इसका ले लेगा। ठीक है ना, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना अष्टक पूरा कर लिया, बाकी ये दोनों क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूरा कर लिए। इसलिए हम कहते हैं क्या, ये जो आपका रिएक्टेंट बनेगा, उत्पाद जो बनेगा, वो क्या बनेगा, MgCl2, MgCl2 बनेगा, यानी 2 क्लोरीन यहाँ पे साथ साथ आए हैं। ठीक है ना, तो आशा करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और समझ में भी अच्छे से आया होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन है, उसको आप जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसमें जो आपका बचा हुआ है कुछ अभी टॉपिक है, उसको मैं अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।